अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशंस के जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उसको देखेंगे और साथ में हम टेस्ट डिस्कशन भी करेंगे। जो हमारा कल टेस्ट जो आप लोगों ने दिया है उसका सलूशन भी उसको देखेंगे। 5.6 न्यूमेरिकल में बेटे हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। हमने यहाँ पे जी की वैल्यू को फाइंड करना है ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ की वजह से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से क्रिएट होती है। और जो रेडियस होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का वो 48,700 किलोमीटर होता है। बेटा ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों को बुक में मैंने बोला था और इसको मोर प्रिसाइज करके भी लिखा जा सकता है। तो ग्रेविटी फाइंड करनी है, रेडियस बेटा 48,700 किलोमीटर है। और जब आपने इसको जो है ना मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको उन्होंने इसको मोर प्रिसाइज कर दिया है। मोर प्रिसाइज से मुराद मतलब कि मीटर में कन्वर्ट करने से पहले उन्होंने क्या काम किया है कि बेटा ये जो किलो की कीमत है ना उन्होंने वो प्रीफिक्स की टेबल वाली पुट कर दी है 1000। और ये हमारे पास दो जीरो हैं बेटा, ये 3 और 2 10 की पावर 5 बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 487 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर हो गया। और आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ है बेटे वो 6.0 या 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है, ठीक है। और उसके बाद रेडियस बेटा वो और किसका, रेडियस ऑफ अर्थ वो 6400 किलोमीटर होता है। ये देखें, ये बेटा ये वो वैल्यूज हैं जो आपको गिवन नहीं है लेकिन आपको इसको मेमोराइज करना पड़ना है। ये तकरीबन मैंने जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को तभी बेटे बताया था कि ये ऐसी वैल्यूज हैं। ये बाज़-औक़ात वो न्यूमेरिकल्स में बता देते हैं कि भाई आपके पास मास ऑफ अर्थ इतना है, रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ये है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर 90% वो आपको नहीं बताते कि इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो 6400 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, किलो की वैल्यू बेटा पुट की तो वो 1000 होती है। तो ये 3 जीरो और ये 2 जीरो बेटा 10 की पावर 5 मीटर हो गया। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी तक हम ये छठा न्यूमेरिकल कर रहे हैं और छठे न्यूमेरिकल में ही बेटा न्यूमेरिकल तक ये हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते आ रहे हैं। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर स्क्वायर बेटा इसका जो है ना वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ग्रेविटी का फॉर्मूला जो हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस किसका, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब एक तो आसान तरीका ये होता है कि वैल्यूज पुट करने के बाद जितनी पावर्स वाली वैल्यूज होती हैं 10 की पावर्स वाली आप उन्हें अलग साइड पे कर लें, उनको अलग से सॉल्व करें और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको अलग से करें। अच्छा, माइनस का 11, पॉजिटिव का 24, पॉजिटिव का 13 हो गया बेटे। 6.673 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40.038 प्लस हो रहा है। 487 प्लस 64 551, 10 की पावर 5 कॉमन आ गया। अब पावर होल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब हमारे पास ये गिवन वैल्यूज आ गई जी 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 3601 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब क्या करना है, इनको थोड़ा हमने प्रिसाइज कर देना। वो ये 10 की पावर, अब देखो ना छोटी वैल्यू नहीं बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना है ना। यहाँ ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर 13 माइनस 10 की पावर 10, तो ये रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा बेटा 10 की पावर 3। और इनको जब हम डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी बेटे डिवाइड आना, ठीक है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है बेटे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 5.7 में क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है बेटे is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम जमीन के सेंटर से 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस से ग्रेविटी की वैल्यू को देखें तो बेटा वो 4 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। तो हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है कि जब ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, उसके लिए रेडियस ऑफ अर्थ भी चाहिए, ग्रेविटी भी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी चाहिए। तो ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 10,000 है। किलो की वैल्यू को देखेंगे पहले, इसको प्रिसाइज करेंगे रेडियस को, 10 की पावर 3। नेक्स्ट कितने जीरो हैं बेटा, 4 हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास 10 की पावर 7
मीटर। ये क्या बेटे बन गया, ये हमारे पास सिंपल इस टाइम रेडियस बन चुका है जब ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। तो ग्रेविटी ये सिंपल G4 है, रेडियस 10⁻7 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 बेटे, होल पावर है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये 4 बेटा 10⁻11 है तो ऊपर जाके बेटा ये 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पॉइंट खत्म करेंगे, हमने इसका पॉइंट खत्म किया, डिवीजन के अंदर डिवीजन आ जाएगी तो वो वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी, तो ये यानी कि पॉइंट इस तरीके से खत्म होगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटे 6.673। ठीक है, अच्छा जहां पॉइंट होता है आपने वहां पे 1 लगा देना, और उसके बाद जितने नंबर होते हैं आपने उतने 0 लगा देने। 3 नंबर से हमारे पास, तो ये डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन आ रही थी, तो डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन आ जाए तो वो डिवीजन जो है रिवर्स हो जाती है, तो ये 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 10⁻14 और 11 14 15 25 इन सब को मल्टीप्लाई किया, 6 6 7 के साथ डिवाइड किया, तो मास ऑफ अर्थ 4 मीटर पर सेकंड की ग्रेविटी के साथ हमारे पास बेटा आ जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और यानी कि 5.99 है ना, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये हमारे पास 6 बन गया। 5.8 में कहता है एट व्हाट अल्टीट्यूड, कितनी बुलंदी पर जो वैल्यू जी है ना वो 1/4 रह जाती है जमीनी सतह से, यानी कि वो सिर्फ अपनी वैल्यू से यानी 10 का चौथा हिस्सा रह जाता है। बताएं जब ग्रेविटी 10 से चौथे हिस्से तक रह जाती है तब जमीनी सतह से बुलंदी कितनी होगी, यानी हाइट कितनी होगी बेटा। तो ग्रेविटी को 4 पे डिवाइड किया तो बेटे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है, मास ऑफ अर्थ भी लिखा गया, रेडियस भी लिखा गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू भी लिखी गई। ठीक है, उसके बाद बेटा ग्रेविटी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 भी हो, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 2.5 भी लिख सकते हो। हमने वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो बेटा हमारे पास सिंपल रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर, और यहाँ पे 160.152 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, इनका स्क्वायर रूट लिया। हाइट फाइंड करनी है तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं इधर आ जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, एंड रिमेनिंग हमारे पास जो हाइट आ जाएगी जब ग्रेविटी चौथे हिस्से तक रह जाएगी वो 6300000 मीटर की हाइट यानी कि बुलंदी रह जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका जो अगला न्यूमेरिकल है उसमें क्या कहता है, कहता है अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट 850 किलोमीटर जमीनी सतह से ऊपर लॉन्च की गई, उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी हमने वो फाइंड करनी। हाइट बेटा 850 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आपको पता है क्या करते होते हैं, प्रीफिक्स के टेबल में से जो किलो की वैल्यू हमने उसको लगा देना होता है 10⁻³ को। तो कितने जीरो हैं, एक है, तो ये 85 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर भी बन सकता है। यानी अगर हम इसको मोर प्रिसाइज करके लिखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास बेटे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 85 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ऑर्बिटल स्पीड को डिनोट किया जाता है बेटा v के साथ, तो साथ में o लिखा हुआ है, o का मतलब है कि ये ऑर्बिट की बात कर रहा है, हमने ऑर्बिटल स्पीड को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में बेटा हमने ग्रेविटी एट हाइट को भी फाइंड करना है कि हाइट पे उसकी ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटी एट हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी एट हाइट होगी तो हम ऑर्बिटल स्पीड की तरफ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हमने खुद से लिखनी है, ये हमें गिवन नहीं है जितनी भी है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस और हाइट वैल्यूज को पुट किया एज यूजुअल। हम ये फॉर्मूला हम तकरीबन काफी न्यूमेरिकल्स में लगा चुके हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटी एट हाइट आ जाएगी बेटा वो 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब हम आते हैं ऑर्बिटल स्पीड की तरफ, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटी एट हाइट। जो लास्ट हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ा था इस चैप्टर का थ्योरेटिकली, उसमें हमने लास्ट पे ये फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने कहा था कि जो हमारा ग्रेविटी एट हाइट है उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके करवा दिया था, वो हमने इक्वल करवा दिया था जी ग्रेविटी के, और जो r प्लस एच था
याद है ना बेटे, जो हमने कंप्लीट ये डेरिवेशन की थी, और जो हमारा r प्लस एच था उसको हमने किसके इक्वल करवा दिया था कि ये हमारे रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो ग्रेविटी एट हाइट एंड रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर, ग्रेविटी एट हाइट बेटा 7.6 है, रेडियस 64,000,000 और हमारे पास हाइट जो है बेटा 8,50,000। इन सबको जब हमने ऐड किया 7.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5510,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया बेटे, ठीक है, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया वो हमारे पास आ गया 7431 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास में भी ये लास्ट न्यूमेरिकल ही है 5.10। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेटा, उसको लॉन्च किया गया जमीनी सतह से कितनी बुलंदी पे, जमीन से इसकी जो बुलंदी थी वो 42,000 किलोमीटर थी, ठीक है। हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। अब देखें, अगर तो आपको मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज याद होंगी तो ये न्यूमेरिकल 5.10 आप लोगों के लिए करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको कोई वैल्यूज नहीं आती तो ये न्यूमेरिकल आपसे किसी सूरत भी बेटे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? गिवन वैल्यूज में उसने सिर्फ हम एक चीज दी है, वो है हाइट। हाइट के अलावा हमें कुछ नहीं उसने दिया। तो हाइट बेटे हमने लिख दी 42,000 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। और आपको पता है कि जो किलो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटे? 10 की पावर 3, ठीक है। अब 10 की पावर 3 और नेक्स्ट हमारे पास कितने जीरोस हैं वो भी कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कर सकते हो, 10 की पावर 5 बन जाएगा 420। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है और हमने किलो को भी मीटर में कन्वर्ट किया। तो बेटा वही इसका प्रीवियस मेथड जो हमने अप्लाई किया वो क्या था? वो यही था कि 64 और साथ में 2 जीरो हैं, ठीक है, वो बन जाएंगे बेटा 10 की पावर 2। और किलो के कितने वैल्यू होती है? 3 होती है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस बेटे 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और साथ में हम इसका यूनिट लिख देंगे, वो क्या बेटे? मीटर हो जाएगा। ये इस तरीके से 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर प्रीसाइज वैल्यू अभी तक बन गई। अब ग्रेविटी एट हाइट के लिए हमें मास ऑफ अर्थ का होना जरूरी है। यहाँ पे स्मॉल एम नहीं आना, यहाँ पे बेटा हम कैपिटल एम लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ अर्थ को हम हमेशा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कैपिटल एम के साथ, ठीक है। तो वो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस प्लस ग्रेविटी, हमने वो फाइंड करना, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा 6.673 वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से मास ऑफ अर्थ बेटा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 पुट कर दी वैल्यूज। और इसी तरीके से हमने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को जो है ना पुट कर दिया। और आपको पता है कि जो ग्रेविटी है उन्होंने दी हुई है, उसको हमने पुट कर दिया। अच्छा, ये रेडियस प्लस हाइट यहाँ पे आना है, ठीक है। तो एक मिनट में इसको वेरीफाई कर लूँ। 420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 420 10 की पावर 5 और दूसरा 664। जी बेटा यहाँ पे जी नहीं आना, यहाँ पे आर प्लस एच आना है, ठीक है। आर प्लस एच होल का स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। और हमने रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यूज को जो है यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब वही प्रीवियस मेथड कि जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लो। पावर सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 10 की पावर 24 माइनस 11 और ये 5 to 10 होके ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का 10, माइनस 11 माइनस 10 माइनस के 21, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 की पावर 24 माइनस का बेटे 21। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी? 10 की पावर 3। बाकी जितनी वैल्यूज हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और जो लास्ट पे आंसर बच जाएगा उसको 10 की पावर 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। चलें देख लेते हैं कि भाई आगे उन्होंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है जी बेटा। देखिए 10 की पावर 13 आ गया
अब 10 की पावर 13 था, 5 टू द 10 ऊपर जाके उन्होंने डायरेक्ट देखे सॉल्व कर दिया। 13 और -10 हमारे पास सिंपल 3 रह गया। हमने 40.038 को डिवाइड किया 2, 3, 4 to 5, 6 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 3 के साथ। तो बेटा ग्रेविटी एट हाइट हमें फाइंड होगी, वो है जी 0.7। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड कितनी है उसकी वो फाइंड करनी। तो वो देखें बेटा यहाँ पे सिर्फ दो से तीन फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं। ठीक है, वो क्या जी, ग्रेविटी एट हाइट रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर। ग्रेविटी एट हाइट 0.17 है, 6, 4, 10 की पावर 5, 420, 10 की पावर 5। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बेटा प्लस का साइन आना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आना है। इनको ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यूज बच जाएंगी बेटा, वो 822.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो बेटा हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी उसकी, जो ज़मीनी सतह से कितनी बुलंदी पे लॉन्च की गई थी, वो कितनी हाइट थी, वो 850 किलोमीटर की हाइट थी बेटा। तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल स्पीड हमें जो रिक्वायर्ड होगी वो 2868 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने टेस्ट डिस्कशन की तरफ, जो हमारा कल का टेस्ट था। उसमें हमारे क्वेश्चंस क्या थे, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, हेड टू टेल रूल, एग्जांपल के साथ हमने देखना है इसको। ये वो टॉपिक हैं जो हम बहुत डिटेल में बेटा इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मूला, यूनिट एक्सप्रेशन, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया, डायनामिक्स, प्रूव करना है कि F इजिकल टू ma होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ बेटा। तो हमारे पास जो इस चैप्टर में सबसे पहले जो शॉर्ट डेफिनेशन चले हम देख लेते हैं, वो थी डायनामिक्स क्या होती है। ठीक है, जो डेफिनेशन थी डायनामिक्स की। डायनामिक्स हमने क्या पढ़ा था जी, कि डायनामिक्स है ना ब्रांच है मैकेनिक्स की, जो डील करती है मोशन के साथ ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसकी काज नहीं पड़ती कि इसके ऑब्जेक्ट आने की वजह क्या थी। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो रोल करता हुआ जमीन पे जा रहा है, तो हाँ मुझे ये पता चलेगा कि भाई ये रोलिंग फ्रिक्शन हो रही है, लेकिन मुझे वो वजह जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों रोलिंग फ्रिक्शन हो रही है, किस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन हो रही है। तो डेफिनेशन क्या थी, The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion. Oh sorry, मैंने काइनामेटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, ये है डायनामिक्स। तो काइनामेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो हमें उसके मोशन को जानने की जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से मोशन में आ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है डायनामिक्स, जो कि आपकी शॉर्ट डेफिनेशन पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं काइनामेटिक्स को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायनामिक्स में क्या था कि हम देखते हैं कि ये ब्रांच है मैकेनिक्स की जो डील करती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके मोशन आने की वजह क्या है। अगर बॉल मोशन में जा रही है रोल करती हुई, तो उसकी मोशन में आने की वजह क्या थी, रोलिंग फ्रिक्शन में आने की वजह क्या थी, क्योंकि उसको हिट किया गया था, बॉल के उसको हिट किया गया था। तो ये डायनामिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन थी बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी मैटर के साथ, तो इसीलिए ही हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वेरी सिंपल, ये हम बहुत डिटेल में बेटा पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, हमने प्रूव करना है जी F इज इक्वल टू ma। तो मैं टूल्स का भी इस्तेमाल कर लेता हूं जी बेटे। अच्छा जी, F इज इक्वल टू ma। अब डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था इसकी कि जो जब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है, तो वो बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है किसको बेटा, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर देती है, और उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई ना, कि जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बेटे, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही होती है। और वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती है नेट फोर्स से, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बेटा, नेट फोर्स के। ठीक है, और वही एक्सेलरेशन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, उसके मास के। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा
कि भी हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी उसके फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी उसके मास के, और आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू के एफ ओवर एम आ जाएगा। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में जो हमारे पास बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो F ओवर एम को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो F ओवर एम ही रह जाएगा। अब हम यहाँ पे जब हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो F इज इक्वल टू एम ए जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। अब देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से इसको किया होगा। वही बेटा एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास हो जाएगा, और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो गया, और वो कहता है कि SI यूनिट में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है वो 1 है, तो हमारे पास सिंपल F इज इक्वल टू एम ए क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, वो क्या था उसमें। चले लॉन्ग क्वेश्चन पहले आ गया, इसको देख लेते हैं। मास एंड वेट। मास एंड वेट बेटा आमतौर पर जो है ना वो एक ही चीज को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक ही चीज है, नहीं ये एक नहीं है, ये बेटा सिमिलर क्वांटिटीज भी कंसीडर किया जाता था, सिमिलर भी नहीं है, हाँ ये डिफरेंट क्वांटिटीज है। जो मास ऑफ अ बॉडी है ना ये क्वांटिटी है मैटर की जो बॉडी पोजेस करती है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती। हाँ लेकिन अगर इसकी प्लेस चेंज कर दी जाए ना तो ये चेंज नहीं होती। अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक यहां पे पड़ा, मैं उसको उठा के यहां पे रख देता हूं, उसकी जगह चेंज कर देता हूं, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसको हम कंपेयर करते हैं इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड मैसेज की मदद से, बीम बैलेंसेस की मदद से, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर वेट की बात करते हैं तो वेट एक फोर्स है जो इक्वल किसके है, उस फोर्स के जो जमीन लगाती है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमेशा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पर। वो क्या है जी, वेट हमेशा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पर, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ग्रेविटी हो जाएगा। तो वेट के पास फोर्स भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट न्यूटन है, द सेम एज फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वेट को हमेशा मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंसेस की मदद से। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है उसका हमने ये पढ़ा था कि लेट देयर आर टू बॉडीज A एंड B। मैंने आपको बोला था कि बेटा आप इसको कंसेप्ट वाइज भी लिख सकते हो। व्हेन द बॉडी A exert a force on body B, then this force is called action force. In return the body B exert a force on body A, then this is called reaction force. ठीक है, इस चैप्टर में से तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें था हमारा लाइक एंड अनलाइक, पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है, हेड टू टेल रूल होता है, वो देख लेते हैं। लाइक फोर्सेस में ये पढ़ा था कि बेटा ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है, और इसकी एग्जांपल हमने की थी कि एक एप्पल है, बैग्स के अंदर एप्पल्स हैं, ये डिटेल में हमने पढ़ा था इसको। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी जो है ना डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, बट वो एक दूसरे से पैरेलल तो होती हैं, जिसकी हमने एक एग्जांपल की थी सीसा वाली। और ये हम एक रोड की बात कर लेते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन इधर अपवर्ड फोर्स लगाई जाए तो दूसरा जो उसका पॉइंट है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या था, रिजल्टेंट फोर्स हमने बोला था ये सिंगल फोर्स की तरह काम करती है, और जब बाकी तमाम फोर्सेस को अपने अंदर ऐड करने के बाद, और ये रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हेड टू टेल रूल में काफी जो है ना इसको डिटेल में हमने पढ़ा था। हेड टू टेल रूल में क्या था, हेड टू टेल रूल में बेटे हमने ये पढ़ा था कि आपने सबसे पहले एक स्केल को सिलेक्ट कर लेना है, स्केल को सिलेक्ट करने के बाद आपने वेक्टर्स को ड्रा कर लेना है। और फॉर एग्जांपल हमने कोई भी स्केल सिलेक्ट कर लिया, हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी को ड्रा कर लिया, उसके बाद जब आप वेक्टर्स ड्रा कर लो तो आपने पहला वेक्टर सिलेक्ट कर लेना है उन वेक्टर्स में से जो आपने ड्रा किए हुए हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट वेक्टर बेटा इस तरीके से लगाना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए, उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिल, यानी हमने हेड टू टेल जाना है, हेड से टेल की तरफ।
उसके बाद देखना है कि हमारे पास कोई और वेक्टर मौजूद हैं। अगर हमारे पास बेटे कोई और वेक्टर मौजूद हैं तो आपने उसको भी इसी मेथड से इंप्लीमेंट कर देना है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट आपने लास्ट काम क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करना है। वो रिजल्टेंट वेक्टर हमने टेल टू हेड मूव करवाना है, टेल टू हेड, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है पहले वेक्टर की टेल के साथ मिल जाए और उसका जो हेड है बेटे वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। यह है सिंपल छोटा सा हेड टू टेल रूल का कंसेप्ट जो हम बहुत डिटेल में इसको देख चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में कहता है कि भाई हमारे पास 3 फोर्सेज हैं। पहली फोर्स 12 न्यूटन की है, उसको एक्स एक्सिस पे लगाया गया। पता है ना एक्स एक्सिस बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हमारे पास वाई एक्सिस होता है। और दूसरी 8 न्यूटन की फोर्स लगाई गई और उसने 45 का एंगल बनाया एक्स एक्सिस पर, और तीसरी 8 न्यूटन की फोर्स लगाई गई, उसने एंगल बनाया वाई एक्सिस पर, और वो वाई एक्सिस पे थी। पहली फोर्स बेटा F1 हमने सिलेक्ट कर ली जो एक्स एक्सिस पे थी, दूसरी फोर्स भी एक्स एक्सिस पर ही थी लेकिन वो 45 का एंगल बना रही थी तो वो F2 थी। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि उसका टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास देखना है कोई और वेक्टर मौजूद है। जी हमारे पास थर्ड फोर्स मौजूद थी जो y एक्सिस पे थी, तो उसको भी हेड टू टेल रूल से कि उसका जो टेल है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए लगा दिया। लास्ट पे देखना है कि हमारे पास कोई रिजल्टेंट में क्या होगा कि भाई रिजल्टेंट में हमने एक ही काम करना है कि टेल टू हेड की तरफ जाना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ और जो उसका हेड है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। हमारा 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी हमने एक एक जो है ना सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकली वो सारा चैप्टर देख लिया और इस टेस्ट को भी डिस्कस कर लिया। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।